गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वीरेंद्र कुमार यादव महात्मा गांधी महाविद्यालय की तरफ से आप सभी का नवीन सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर की अपन बात करें, ओवरऑल बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। एक बार जितने भी आप लोगों के साथ वीडियो हो गए उनमें शायद सिलेबस के बारे में डिस्कस हुआ या नहीं हुआ वो मेरे को अभी पता नहीं है, लेकिन मैं एक बार पूरे सिलेबस के बारे में या कौन कौन सी बुक्स हैं उनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, कैसे कैसे अपने लोगों को देखना है इन सभी को। देखिए, अपने पास बीएससी के दो ग्रुप हैं, एक अपने पास बायो ग्रुप है, एक अपने पास मैथ्स ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप्स की यदि बात की जाए तो यहाँ पे बायो ग्रुप में अपने 3 सब्जेक्ट होंगे जो अपने पास ऑप्शनल हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स चाहे मैथ हो या बायो या अपने पास से कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, सभी में 4 अपने सब्जेक्ट चलते हैं जो कंपल्सरी हैं। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री कंप्यूटर और एनवायरनमेंट, वो सिर्फ आपको पास करने होते हैं। वहाँ पे उनका परसेंटेज में कोई योगदान नहीं है। आपकी जो परसेंटेज होगी वो सिर्फ आपके जो ग्रुप्स के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उन्हीं के आधार पर ये परसेंटेज कैरी होती है, या इन्हीं के आधार पर आप आगे देखते हैं। आपके टोटल जो होगा वो 450 के होंगे। जो आपका टोटल सिलेबस है बायो ग्रुप का और मैथ ग्रुप का, ये 450 का है। इनमें से प्रत्येक सब्जेक्ट आपके 150 अर्थात 150 का है। इसमें एक अपने चलती है केमिस्ट्री, एक अपने पास होगी जूलॉजी, एक अपने पास होगी बॉटनी। केमिस्ट्री के साथ अपने पास चॉइस भी है, आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, आप जियोलॉजी ले सकते हैं। भूगर्भ विज्ञान का नाम सुना होगा आपने, वो भी अपने पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट जूलॉजी बॉटनी, इनकी जगह भी आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपन जूलॉजी बॉटनी के साथ या तो केमिस्ट्री रखते हैं या ज्योग्राफी या फिर जियोलॉजी। इसी प्रकार मैथ्स में है, मैथ्स में भी वही अपने पास 450 का है। 450 में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। 3 सब्जेक्ट में ये ग्रुप आपके सेम रहेगा। यहाँ पे आपके मैथ्स रहता है और मैथ्स के साथ साथ यहाँ पे आपके चलती है फिजिक्स। बायो ग्रुप वालों के यहाँ पे फिजिक्स जो आप लोगों ने 12th में देखा था वो यहाँ पे नहीं है। अब अपन बात करें प्रत्येक सब्जेक्ट की। प्रत्येक सब्जेक्ट अपने 150 नंबर का होता है। 150 में से जो 50 नंबर हैं वो अपने होते हैं प्रैक्टिकल के, और 100 नंबर के अपने जो थ्योरी के पेपर हैं वो होते हैं। प्रत्येक पेपर अपने 3 भागों में विभाजित है। जैसे अपन केमिस्ट्री की बात करें, अपन बात करेंगे केमिस्ट्री की यहाँ पे, तो जो केमिस्ट्री है वो 3 भागों में डिवाइड की गई है। अपना जो सिलेबस है वो अपन केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करके देखेंगे। आप लोगों ने इसके बारे में कहा स्टार्टिंग में देखा भी है केमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो में, इनऑर्गेनिक के वीडियो में। एक अपने पास चलती है इनऑर्गेनिक, एक अपने पास चलती है ऑर्गेनिक और एक अपने पास चलती है फिजिकल। ये सभी जो अपने पेपर हैं वो अपने पास हैं। ये 150 है और एक अपना होता है प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल है वो है अपने पास 50 नंबर का। ये अपने पास होते हैं 34, ये 33 और ये अपने पास होती है 33 या 33 नंबर के। और एक अपना जो 4th पेपर है जो फिजिकल, जिसको अपन भौतिक रसायन कहते हैं, वो होती है अपने 34 नंबर की, और अपना प्रैक्टिकल है 50 नंबर का। सभी में यही डिवाइडेशन है। जो फर्स्ट पेपर होगा वो 33 का होगा, सेकंड पेपर होगा वो 33 का होगा, थर्ड पेपर होगा वो 34 का होगा। मैथ्स में आज तक आप लोगों के प्रैक्टिकल नहीं थे, लेकिन कॉलेज लेवल में बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपके मैथ्स में भी प्रैक्टिकल होंगे। वो होंगे आपके 30 नंबर के। जो मैथ्स का प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर का, और जो पेपर हैं वो होते हैं यहाँ पे 120 नंबर के। अर्थात 3 पेपर हैं, सभी 40-40 नंबर के आपके यहाँ पे पेपर होंगे। ठीक है, तो ये अपनी हुई विभिन्न सब्जेक्ट्स की बात। और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं ये परसेंटेज में अपने ऐड नहीं होते, नंबर वही 100 नंबर के यहाँ होंगे। इनमें कंप्यूटर के आपके 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, बाकी एनवायरनमेंट 100 नंबर का होगा, जनरल हिंदी आपके 100 नंबर की होगी और जनरल इंग्लिश आपके 100 नंबर का होगा। और ये सभी जो सब्जेक्ट हैं वो पास करने जरूरी हैं।
ये आप 3 साल में कहीं किसी भी ईयर में पास कर सकते हैं, लेकिन पास करना कंपलसरी है। अब बात करें अपन केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में अपने पास 3 सब्जेक्ट हैं। अभी अपने देखा था इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और फिजिकल है। तीनों सब्जेक्ट्स में इनऑर्गेनिक क्लास आपकी चल रही है। मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने कहा था कि ये 33 नंबर की होती है। प्रत्येक जो बुक है उसमें आपके 5 यूनिट होंगी। पांच यूनिट में सभी में 2-2 क्वेश्चन आते हैं, और 2 में से आपको सभी में 2-2 क्वेश्चन आएंगे, और आपको करना होगा एक। प्रत्येक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। अभी कोरोना की वजह से कुछ परिस्थितियां या कुछ जो चेंजेज हुए हैं वो आगे लागू नहीं होंगे। इस बार कोई कोरोना की वजह से कुछ चेंजेस किए हैं। अभी जो एग्जाम चल रही है उसमें बीएससी थर्ड ईयर की या जो भी एग्जाम चल रही है उन सभी में 3 क्वेश्चन कंपलसरी है, और वहाँ पे यूनिट जो सेक्शन है वो भी हटा दिया गया है। लेकिन आगे आने वाला जो टाइम है उसमें आपको सभी में 1 यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा। दोनों बराबर नंबर के होंगे, दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकता है। 7 नंबर का हो सकता है, 6 नंबर का हो सकता है, या कोई क्वेश्चन 8 नंबर का हो सकता है। लेकिन 1 यूनिट के दोनों जो क्वेश्चन होंगे वो इक्वल नंबर के होंगे। अब अपन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने 5 यूनिट हैं। एक बार मैं सभी यूनिट के बारे में बता देता हूँ, कौन सी यूनिट में अपन क्या देखेंगे, क्योंकि वो अपने लिए जरूरी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ये अपनी फर्स्ट यूनिट है। आज तक आप लोगों ने जो अभिक्रियाएं पढ़ी हैं या जो रिएक्शन आप लोगों ने देखी है उनमें अपने पास एक तो होता है रिएक्टेंट और एक बनता है अपने पास प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो अपने पास ये टोटल जो प्रोसेस है या टोटल जो रिएक्शन है वो किस वे में कंप्लीट होती है, किस किस प्रकार से कौन कौन से स्टेप में कंप्लीट होती है, उन सभी की बात करेंगे अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में। कैसे एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऊपर शिफ्ट होते हैं, एक बॉन्ड किस प्रकार से ब्रेक होता है। इसके अलावा कौन कौन से जो अपन जहां पे रिएक्टेंट की बात कर लें इनको भी अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं जो अपने क्रियाकारक होते हैं। एक होते हैं अपने रिएजेंट और एक होते हैं अपने रिएक्टेंट। अभिकारक और अभिकर्मक दोनों के बारे में मैं डिटेल स्टडी करूंगा कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों अपन कहते किसे हैं। ये दोनों जो आपस में मिलकर के अपने को देते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनने की जो प्रोसेस है वो अपन देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। एक जो यहाँ पे कोई अभिक्रिया है वो 2 पदों में संपन्न होती है, 2 स्टेप्स रिएक्शन होती है, कोई 3 में, कोई 1 स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है। तो वो जो प्रोसेस है उसी की स्टडी किसमें की जाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी कहने का मतलब मैं शॉर्ट में ये कहूँ कि एक अभिक्रिया या कोई रिएक्टेंट किस प्रकार से प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, किस प्रकार से प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, उन्हीं की स्टडी अपन किसमें करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में। कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और किस प्रकार से इंटरमीडिएट बने। इंटरमीडिएट्स की अपन बात करेंगे, किसका स्थायित्व अधिक होता है, किसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, किसकी स्टेबिलिटी कम होती है, उन सभी की अपन बात करेंगे। वो करेंगे अपन किसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म में। सेकेंड यूनिट की मैं बात करूं स्टीरियो केमिस्ट्री। आप लोगों ने 12th क्लास में इसके बारे में बहुत कम देखा था, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों के 12th क्लास में भी था, थोड़ा बहुत आप लोगों के 11th क्लास में भी था। तो रिएक्शन मैकेनिक्स के बाद में अपने पास सेकंड यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन, एक मॉलिक्यूल का 3D में किस प्रकार से अरेंजमेंट है। जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि अपन बात करते हैं तो कन्फर्म उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, यहाँ पे
चार वैलेंसी, जो इसकी चार संयोजकताएं हैं वो चार बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। हो सकता है बॉन्ड पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, उनकी बात नहीं कर मैं लेकिन जो बॉन्ड बनेंगे वो चार बनेंगे। यदि चारों बॉन्ड, इसका संकरण मान लीजिए sp3 में है और sp3 में है तो उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से हो। जैसे अपन एक चौक ले लें और इस चौक की मैं बात कर लूँ कि यहाँ पे, सॉरी मेरे पास पेंसिल है, इस पेंसिल की मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए इसके, यदि मैं इस तरफ की बात करूँ तो ये ब्लैक पॉइंट है और इस तरफ इसका जो नुकीला भाग है वो इस तरफ है। अब मेरे पास तीन हैं, यहाँ से मान लीजिए एक अपन अक्ष लें, ये अक्ष जो है अपना एक्सेस वो x हो सकता है, एक तरफ अपना y हो सकता है, एक तरफ अपना z हो सकता है। ठीक है, इस z अक्ष में ये जो 3D है इसमें इस पेंसिल की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, इसको मैं चेंज कर दूँ। देखिए ये वाला सिरा अभी जस्ट x और z तीनों के लगभग जो पॉइंट था उसका 0 पॉइंट था उसके पास आ रहा है, कौन सा, जो इसका नुकीला सिरा है वो, और ये जो ब्लैक वाला जो पॉइंट है वो इससे दूर है। मैंने इसको अरेंज घुमा दिया, यहाँ से रीअरेंज कर दिया। अब देखिए ये वाला सिरा पास आ गया, दोनों परिस्थितियाँ अलग अलग थी। तो एक 3D में मॉलिक्यूल की स्थिति किस प्रकार से है इसकी अपन डिटेल स्टडी करेंगे। मैं जनरली यहाँ बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल की स्थिति 3D में किस प्रकार से है, 3D में विन्यास कैसा है। यदि अपन हिंदी की बात करें तो 3D में जो विन्यास है वो एक मॉलिक्यूल का कैसा है, कैसा वो अपने को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है, अपना जो नेचर है उसमें वो अपने को कैसे एडजस्ट करता है। मान लीजिए यहाँ पे अपन बोर्ड के तल की बात करें, इस बोर्ड का जो प्लेन है, इस प्लेन से कुछ ग्रुप सामने की तरफ भी हो सकते हैं, कुछ ग्रुप पीछे की तरफ भी हो सकते हैं, कुछ ग्रुप इस बोर्ड के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उनके लिए अपन किस प्रकार से उनको डिनोट करते हैं, किस प्रकार से उनको अपन अलग अलग प्रकार से शो कर सकते हैं, उन सभी की अपन बात करेंगे। आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th क्लास में आप लोगों के था, 12th क्लास में था आप लोगों के समावयवता आइसोमेरिज्म, उस आइसोमेरिज्म को भी अपन इसमें देखेंगे। दो प्रकार के आइसोमेरिज्म आप लोगों को बताई गई होगी वहां पे, एक स्टीरियो और एक होती है स्ट्रक्चरल, अर्थात संरचनात्मक समावयवता और एक होती है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को आप लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जिनकी डिटेल स्टडी आप लोग कर चुके हैं, फिर भी उनके बारे में अपन बात करेंगे। इसके अलावा जो स्टीरियो केमिस्ट्री है या जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो अपने सिलेबस में यहाँ पे मेंशन है। ये अपना, मैं ये कहूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि अपन बात कर रहे हैं अपनी बीएससी के साथ साथ, यदि अपन एमएससी की भी बात करें तो उनके सभी क्लासों के लिए ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी अपन डिटेल स्टडी करेंगे। और यदि अपनी ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ पे मैं चाहूँगा कि मैं इस टॉपिक को ऑफलाइन लेके जाऊँ, क्योंकि फेस टू फेस यदि कोई बात होती है तो उसमें ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो इसकी अपन बात करेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन देखे होंगे, जिसको मैं शॉर्ट में लिख दूं HC, हाइड्रोकार्बन। आपने एल्केन के बारे में देखा है, एल्किन के बारे में देखा है, एल्काइन के बारे में देखा है, किस प्रकार से उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, किस प्रकार से उनको अपन बना सकते हैं, किस प्रकार से वो केमिकल रिएक्शन देते हैं, अर्थात उनकी जो प्रिपरेशन है, फॉर्मेशन है, या उनकी जो केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, उन सभी की स्टडी अपन यहाँ पे करेंगे। किसकी? एल्केन, एल्किन और एल्काइन की। एक अपने पास आते हैं RX, जिसको आप एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड जो अपने पास हाइड्रोकार्बन है, उन हाइड्रोकार्बन से यदि एक हाइड्रोजन को X ग्रुप अर्थात हैलाइड के ग्रुप के द्वारा यदि रिप्लेस कर दिया जाए तो जो प्राप्त यौगिक होते हैं वो कहलाते हैं एल्किल हैलाइड। उनकी भी डिटेल स्टडी करेंगे अपन, किस प्रकार से उनका निर्माण किया जा सकता है, अर्थात उनके फॉर्मेशन अपन देखेंगे, उनकी प्रिपरेशन अपन देखेंगे, उनकी केमिकल रिएक्शन अपन देखेंगे, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे। इसके अलावा जो अपनी 5th यूनिट है वो है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक का, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, और सबसे ज़्यादा जो इसकी अपन स्टडी करते हैं वो होती है अपने पास बेंजीन। बेंजीन की स्टडी आप लोगों ने पहले भी की है, और अभी अपन बेंजीन को लेकर के चलेंगे कि बेंजीन की जो संरचना है या जो उसकी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से अपन ने उसकी डिस्कवरी की, किस प्रकार से उसको आइडेंटिफाई किया
वो अपन इसमें देखेंगे। इसके अलावा जो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो कैरेक्टर हैं, कौन से कंपाउंड है जो एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड हैं जो एंटी एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड हैं जो नॉन एरोमेटिक होते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर चाहिए, उन सभी की स्टडी अपन किसमें देखेंगे, एरोमेटिसिटी में। आप जनरली ये परिभाषा ये देते हैं कि जो अधिक धुएं के साथ जलते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, सॉरी जो काले धुएं के साथ जलते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, जो सफेद धुएं के साथ जलते हैं वो एलिफेटिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है उसकी भी अपन बात करेंगे। मैं जनरली बता देता हूँ कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ने के कारण जो कंपाउंड है वो काली धुएं के साथ या ब्लैक फ्लेम वो रखते हैं, इस कारण वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। सॉरी, एरोमेटिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन अधिक होने के कारण वो ब्लैक फ्लेम के साथ जलते हैं। अर्थात जो एरोमेटिक कंपाउंड है वहाँ पे जो कार्बन की मात्रा है, प्रतिशत मात्रा कार्बन की वो बढ़ जाती है। तो ये अपने पास 5 यूनिट है। सबसे पहले अपन रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, उसके बाद में अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, उसके बाद में अपन हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, उसके बाद में अपन एल्किल हैलाइड की बात करेंगे और उसके बाद में अपन एरोमेटिसिटी एरोमेटिक की बात करेंगे। ठीक है, तो ये अपने जो सिलेबस है उसकी मैंने बात की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अपन अब लेके चलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म की अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट है अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें जनरली कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सहसंयोजक बंध। और यदि मैं बंध की बात कर लूं तो जनरली अपन बॉन्डों को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सामान्य तौर पर एक सहसंयोजक बंध होता है, एक आयनिक बंध होता है। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास है ए और बी, एक है ए या अपन ले सी और डी। अब एक मैं कह रहा हूं कि कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और एक अपन कहें कि आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। कौन से कंपाउंडों में? जनरली अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, कार्बन को छोड़ करके जो जितने भी शेष एलिमेंट्स हैं उनकी जो स्टडी की जाती है या उनके संबंधित जो स्टडी की जाती है वो टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। कार्बन के साथ आप विभिन्न प्रकार के एलिमेंट ऐड करवाते हैं, विभिन्न प्रकार के एलिमेंट ऐड करवा करके उनकी जो स्टडी करेंगे वो अपन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन जो इसके अलावा जो कुछ अपन ये कहें कि कार्बन को छोड़ करके शेष जो अपने पास एलिमेंट्स हैं वो स्वयं जो कंपाउंड बनाते हैं, वो एलिमेंट स्वयं का, ये तो कार्बन के कंपाउंड है, वो स्वयं जो कंपाउंड बनाते हैं उन सभी की स्टडी अपन करते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और वहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि अपन बात कर लें तो वहाँ पे जो भी एलिमेंट है उनमें विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। और केमिस्ट्री की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सभी बॉन्ड्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा कि 2 एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, सेम एलिमेंट हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की EN में यदि डिफरेंस है तो वहां पे देखिए, मान लो मेरे पास A और B है, इन दोनों की विद्युतता में अंतर होता। विद्युतता कहते हैं किसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं अपन? क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? किसी भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को या इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? EN के द्वारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आकर्षित करेंगे, देखिए नॉर्मली जो अपने पास एलिमेंट है, मेरे पास मान लीजिए A था, ये अपने पास B है, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब होता क्या है कि इनके पास मान लीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनके पास भी अपन मान लें कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई। इसकी विद्युतता और इसकी विद्युतता दोनों की लगभग इक्वल है। और जब दोनों की विद्युतता इक्वल होती है तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे ये साझा करते हैं, एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके ऊपर दोनों का बराबर का हक होता है। अर्थात ये दोनों इलेक्ट्रॉन न तो A की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं न ही B की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। या मैं ये कहूँ
कि यहाँ पे जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था ए के पास, वो न तो बी को देता है और बी के पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था वो ए को भी नहीं देता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर लेते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन ए से बी के पास आ जाता है, बी से ए के पास आ जाता, तो होता क्या कि मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा इसके पास चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव। ये अपन जनरल केमिस्ट्री में देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो ग्रहण करता है, उसके ऊपर नेगेटिव। ये भी आप लोगों को रीजन पता होगा इसका कि यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण दोनों बैलेंस नहीं कर पाते और जिसकी संख्या अधिक होती है वही चार्ज अपन इसके ऊपर शो कर देते हैं। इसकी भी अपन बात करेंगे आगे, जस्ट इसी यूनिट में फॉर्मल चार्ज के नाम से। औपचारिक आवेश, स्वयं एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज है वही औपचारिक आवेश कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों इलेक्ट्रॉनों का यदि ट्रांसफर करते हैं तो एक के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव आ जाता है। लेकिन जब ये कब होगा, जब विद्युत भिन्नता में डिफरेंस होगा, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता और ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, नहीं ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जब परिस्थिति ऐसी हो कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो दोनों के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, और जब ऐसे बॉन्ड बनते हैं तो वो बॉन्ड कहलाते हैं कोवलेंट बॉन्ड, या उन बॉन्डों को अपन कहते हैं सहसंयोजक बंध। दूसरी कंडीशन कि मान लीजिए दोनों की विद्युतता में डिफरेंस है, कार्बन यहाँ पे सी है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कार्बन नहीं है, यहाँ पे डी, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे अपन बात कर लें आर और एल आई की बात कर लें। आर के पास कार्बन है, और एल के ग्रुप में यहाँ पे ले रहा हूं, इसके पास कार्बन है और लिथियम के पास भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब होता क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं जिसमें विद्युत भिन्नता में अंतर हो, अंतर भी काफी अधिक होना चाहिए। जब विद्युत भिन्नता में काफी अधिक अंतर होगा तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और इस प्रकार जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड कौन से कहलाते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो जनरली एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात आप लोग और भी करते हैं, उपसंयोजक बंध की आप बात करते हैं, वो आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट ईयर उपसंयोजक कंपाउंडों में काफी पढ़ा होगा, और यदि नहीं शायद आप लोगों की एक यूनिट भी थी, और आपके सेकेंड ईयर में भी उसके से रिलेटेड ही एक यूनिट और आएगी। तो उपसंयोजक बंध में क्या होता है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और एक जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। डोनेट करने वाला टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एक्सेप्ट करने वाला टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन पेयर का जो हक है वो दोनों के पास इक्वल होता है। और इस प्रकार के जो बॉन्ड बनते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसंयोजक बॉन्ड कहलाते हैं, जिनकी अपन बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी सेकेंड ईयर में। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म की, और रिएक्शन मैकेनिज्म के मैंने कहा था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लगभग अधिकांश 99.99% अपन कहें उन कंपाउंडों में जो अपने पास ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो जब एक रिएक्शन करते हैं या जब ऐसे कंपाउंडों में इन बॉन्डों को अपन ब्रेक करते हैं तो वहां पे अपन एरो काम में लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन को, मैकेनिज्म को, या अपन इसकी जो क्रियाविधि है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का डिवाइडेशन हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एरो अपने पास इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है फुल हेडेड एरो और एक होता है हाफ हेडेड एरो। देखिए दो एरो अपन काम में लेते हैं। फुल हेडेड का मतलब इस प्रकार का जो एरो अपन काम में लेते हैं, फुल हेड प्रेजेंट। एक होता है डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो का मतलब इस प्रकार से जिसके दोनों तरफ हेड हो, जो अपन अनुनाद संरचनाएं, रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है उनको एक्सप्लेन करने के लिए काम में लेते हैं। ये तो कहलाता है डबल हेडेड। ये होता है फुल हेडेड एरो, जिसके जो हेड है वो पूरा होता है लेकिन एक ही होता है। ये एरो शो करता है
कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से एटम के ऊपर शिफ्ट होते हैं। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यह एरो एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट करता है, अर्थात ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनको ले जा करके यदि ये बी की तरफ जा रहा है तो बी के ऊपर शिफ्ट करेगा, या अपने पास मान लीजिए ए है और ये बी है, ये यदि बी की तरफ आ रहा है सॉरी ए की तरफ आ रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के किसके ऊपर शिफ्ट कर देगा, ए के ऊपर। ये डिपेंड करता है विद्युत ऋणता के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जिसकी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी उसी की तरफ ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो, ये एरो अपन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए काम में लेते हैं। एक एरो और होता है, ये एरो, ये रेट्रोसिंथेसिस, ये एरो सिंथेसिस एरो कहलाता है, ये रेट्रोसिंथेसिस एरो कहलाता है। सिंथेसिस एरो, और इसमें देखिए यहाँ पे डबल साइन अपन ने काम में लिया और फिर अपन ने फुल हेड काम में लिया है। रेट्रोसिंथेसिस का मतलब या सिंथेसिस का संश्लेषण का मतलब क्या होता है, अपने पास रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट से अपने पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। वो प्रोसेस तो होती है सिंथेसिस, उसका जस्ट अपोजिट अपन कर दें, अर्थात प्रोडक्ट से यदि अपन रिएक्टेंट बनाएं या अपन ये पता लगाना चाहें कि ये अपने पास प्रोडक्ट बना है, ये कौन से रिएक्टेंट से बना है, वहां पे यदि अपन काम में लेते हैं तो वो ये एरो अपन काम में लेते हैं। इसमें डबल साइन और फिर फुल हेड लगा होता है, वो रेट्रोसिंथेसिस एरो है। ये सिंपल जो एरो अपन काम में लेते हैं वो होता है सिंथेसिस एरो। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, बी के ऊपर, और अपने पास ये एक और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अर्थात यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हो सकता है, अभी तो अपन इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है ए की विद्युतता अधिक हो तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके पास शिफ्ट होंगे, ए के पास शिफ्ट होंगे, तो ए के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और बी के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये अपन फुल हेडेड एरो काम में लेते हैं। कब, जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट करने हो तो वहां पे अपन फुल हेडेड एरो काम में लेते हैं। मैं नोट्स में इसके साथ साथ बोलता जाता हूँ, आप लोग उतारते जाना। रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके बारे में एक बार लिख लीजिए। सामान्यतः ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। किसी कार्बनिक अभिक्रिया में किसी बंध के टूटने किसी कार्बनिक अभिक्रिया में किसी बंध के टूटने पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दिखाने के लिए विशेष प्रकार के स्पेसिफिक टाइप्स एरो, विशेष प्रकार के एरो उपयोग में लिए जाते हैं, फर्स्ट है फुल हेडेड एरो। इसमें आपने देखा है कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो बी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ए के ऊपर, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो कंडीशन है वो अपने पास बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करने की है। और जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने हो वहां पे अपन कौन सा एरो काम में लेते हैं, फुल हेडेड एरो अपन काम में लेते हैं। तो इसके बारे में लिख लीजिए। फुल हेडेड एरो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों के
स्थानांतरण को दोनों इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को शो करता है। अर्थात जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक अणु के पास हो तो उसे फुल हेडेड एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रेजोनेंस में भी पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण फुल हेडेड एरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेजोनेंस की बात कर रहा हूं, अनुनाद की बात कर रहा हूं। यहाँ पे अपन ने ये कहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी। अब उस रेजोनेंस एनर्जी का इफेक्ट क्या होता है वो मैं जब एरोमेटिसिटी की बात करूंगा वहां पे उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ मैं मानकर सोच देता हूँ कि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज कंडीशन में विस्थानीकृत अवस्था में है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, और जैसे जो पाई बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को अपन शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने को एरो कौन सा काम में लेना है, डबल हेडेड एरो अपने को काम में लेना है। जब दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, अनुनाद संरचना, दो अनुनाद संरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए अपन डबल हेडेड एरो, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एरो, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगी CH2 CH और CH2। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो आ गया इस कार्बन के ऊपर। ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे की रेजोनेंस संरचनाएं हैं। तो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉनों को विस्थानीकृत करने के लिए या उनके स्थानांतरण के लिए अपन फुल हेडेड एरो को काम में लेते हैं, और दो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए अपन डबल हेडेड एरो प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, ये बात हुई फुल हेडेड एरो की। अपन एरो की बात कर रहे हैं तो एरो को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपने पास फुल हेडेड एरो जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट करता है, और जब एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट करता है तो एक के ऊपर पॉजिटिव आता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव आता है। जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके ऊपर चार्ज आता है यहाँ पे पॉजिटिव। जिसकी विद्युतता कुछ मात्रा में अधिक है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसकी विद्युतता कम होती है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है। ठीक है, दूसरी मैं बात कर लूँ हाफ हेडेड एरो। दूसरा कौन सा अपने पास, हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो में क्या होता है कि इसके पास जो सिर है वो आधा होता है। अर्थात आधे का मतलब एक बॉन्ड कितने से बना हुआ है, दो इलेक्ट्रॉनों से। बॉन्ड में जब दोनों हेड अपन काम लेते हैं, कहने का मतलब जब अपन फुल हेड काम में ले रहे थे तो वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा था। ये एरो क्या करता है, हाफ है, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन का हाफ जो इलेक्ट्रॉन होगा, हाफ कितना हुआ, दो का एक, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन को एक एलिमेंट के ऊपर या जो एक एटम है उसके ऊपर शिफ्ट करता है। यही मान लीजिए अपने पास A और B है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास शिफ्ट नहीं हो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हुई है, हाफ हेडेड हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे एक जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में दोनों एटम्स के पास यदि जाते हैं, या दोनों के पास बराबर मात्रा में यदि अपने को इलेक्ट्रॉन शो करने हैं,
या बॉन्ड को क्लीवेज जब अपन करते हैं, बॉन्ड का फिजन जब अपन करते हैं और वहाँ पे बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को बराबर मात्रा में शिफ्ट करना होता है, वहाँ पे अपन कौन सा काम में लेते हैं, हाफ हेडेड एरो। जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो एक के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अर्थात यहाँ पे मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। दूसरा फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो यहाँ पे भी रेडिकल का निर्माण हो गया। तो एक अपने पास ए रेडिकल बना, दूसरा अपने पास बी रेडिकल बना। कहने का मतलब हाफ हेडेड एरो बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम के ऊपर शिफ्ट करता है। ठीक है, उसके बारे में भी आप लोग लिख लीजिए। जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप से हो तो, जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप से हो तो हाफ हेडेड एरो प्रयुक्त किए जाते हैं। हाफ हेडेड एरो प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये तो बात हुई अपने पास एरो की। अब इन एरो के आधार पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है तो वहां पे दो कंडीशन अपने पास जनरेट हो रही है। एक तो देखिए जो पहले वाला था जहां पे अपन ने फुल हेडेड एरो काम में लिया था, वहां पे एक के पास पॉजिटिव आ रहा था, दूसरे के पास नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, अर्थात समान मात्रा में वहां पे जो क्लीवेज था वो नहीं था, जो फ्यूजन था वो वहां पे नहीं था, समान इक्वल नहीं था। यहाँ पे देखिए दोनों के पास रेडिकल बन रहा है, एक के पास रेडिकल बन रहा है और बी के पास भी रेडिकल बन रहा है, अर्थात यहाँ पे जो फ्यूजन है वो बॉन्ड का इक्वल मात्रा में हो रहा है। तो अपन बॉन्ड फ्यूजन की बात करें तो बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज की बात करें तो वो दो प्रकार का हो सकता है। ये केमिकल रिएक्शन जब भी कंप्लीट होती है तो वहाँ पे अपने लिए बॉन्ड कुछ जो पुराने बॉन्ड हैं अर्थात रिएक्टेंट के जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक होते हैं और कुछ नए बॉन्डों का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अर्थात कहने का मतलब डायरेक्ट अपन ये कहें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो प्रोसेस है उसमें कुछ बंध टूटते हैं और कुछ बंध बनते हैं। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो इसमें एक मध्य में एक स्पीशीज बनती है जिसको अपन मध्यवर्ती के नाम से जानते हैं, इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। वो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल हो सकता है, मुक्त मूलक हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन बात कर रहे हैं, कार्बोकैटायन हो सकता है और कार्ब एनाइन भी हो सकता है। अर्थात कार्बन के ऊपर यदि पॉजिटिव आता है तो उसको अपन कार्बोकैटायन कहेंगे और यदि कार्बन के ऊपर यदि नेगेटिव आता है तो उसको अपन कार्ब एनाइन कहेंगे। तो यहाँ पे अपन जनरली तीन प्रकार के इंटरमीडिएट्स के बारे में देखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि तीन प्रकार के इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्ब एनाइन, कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन। तीन प्रकार के इंटरमीडिएट्स यहाँ पे बनते हैं। और जब ये इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, बॉन्ड फ्यूजन के ऊपर। तो एक बार बॉन्ड फ्यूजन के बारे में आप लोग लिख लीजिए। प्रत्येक केमिकल रिएक्शन में कुछ पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं। प्रत्येक केमिकल रिएक्शन में कुछ पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं व कुछ नए बॉन्डों का निर्माण होता है। अतः प्रत्येक ऑर्गेनिक रिएक्शन किसी कार्बन इंटरमीडिएट द्वारा संपन्न होती है, किसी कार्बन मध्यवर्ती द्वारा संपन्न होती है जो फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन व कार्ब एनाइन प्रकार के हो सकते हैं। आगे इनके बारे में मैं बताऊंगा क्या क्या कैसे इनकी स्टेबिलिटी होती है। जो फ्री रेडिकल अर्थात मुक्त मूलक, कार्बोकैटायन अर्थात कार्ब धनायन व कार्ब एनाइन अर्थात कार्ब ऋणायन प्रकार के हो सकते हैं। इन इंटरमीडिएट्स का निर्माण या इन मध्यवर्तियों का निर्माण
विशेष प्रकार के बंद विखंडन द्वारा होता है, विशेष प्रकार के बंद विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, दो प्रकार का बॉन्ड क्लीवेज होता है या बॉन्ड फ्यूजन की अपन बात करें तो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन बात कर लें होमोलाइटिक, होमोलाइटिक, एक मिनट, होमोलाइटिक की मैं बात करूं होमोलाइटिक समान स्विगेंटन, नाम से पता चल रहा है होमो समान, अर्थात बॉन्ड का जो विखंडन होगा, बॉन्ड का जो फ्यूजन होगा वो समान मात्रा में होगा। और अभी अपन ने देखा था दो प्रकार के जो एरो अपन काम में ले रहे थे, वहां पे जो हाफ हेडेड एरो था उसमें बॉन्ड समान रूप से विघटन हो रहा था, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से दोनों एटम के पास जा रहे थे। जैसे अपने पास मान लीजिए कार्बन या अपन कहेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई कंपाउंड अपने पास एल्कीन है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, तो यहाँ पे जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो अपने पास बनेगा। देख लीजिए CH2 एक बॉन्ड अभी इनके दोनों के पास प्रेजेंट है, यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे भी रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार का जो विखंडन होगा था, बंध जब समान दो बराबर भागों में टूटता है, अर्थात बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब समान मात्रा में दोनों एटम्स के पास शिफ्ट होते हैं या स्थानांतरित होते हैं, तो वो जो क्लीवेज है वो क्लीवेज कौन सा कहलाता है? अपना होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अपन ले लें ए और बी। यही एग्जांपल अपन लेके चल रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है और ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया, अर्थात ए के पास भी रेडिकल बना और बी के पास भी रेडिकल बना। ठीक है, तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास समान मात्रा में स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रकार का जो क्लीवेज है या इस प्रकार का जो विखंडन है वो होमोलाइटिक या समान स्विघटन कहलाता है। ठीक है, अब परिस्थितियां होनी चाहिए, कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए जिसमें होमोलाइटिक क्लीवेज हो, क्योंकि जनरली अपन बात करते हैं तो ऐसे होता नहीं है, वहाँ पे कुछ परिस्थितियां जनरेट करनी होती हैं। जब भी अपन कोई रिएक्शन कंप्लीट करते हैं वहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की स्पेसिफिक जो कंडीशंस हैं वो अपने को अप्लाई करनी होती हैं। अब इसके लिए किसके लिए होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले अपन ये कहें कि यदि अपन सोलवेंट काम में ले रहे हैं तो वो होना चाहिए नॉन पोलर सोलवेंट, अध्रुवीय। अध्रुवीय होंगे तो वहां पे कोई ध्रुव का निर्माण नहीं होगा, और ध्रुव का निर्माण नहीं होगा तो ए और बी है या कोई भी कंपाउंड है वो समान मात्रा में वहां पे डिसॉल्व होंगे, और समान मात्रा में डिसॉल्व होंगे तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी समान मात्रा में शिफ्ट होंगे। दूसरी कंडीशन, वहां पे अपन हाई टेम्परेचर जनरेट कर दें। टेम्परेचर अपन यदि हाई टेम्परेचर रखें तो भी समान स्विघटन होता है। क्या होना चाहिए? नॉन पोलर सोलवेंट होना चाहिए। सोलवेंट कौन सा हो सकता है? नॉन पोलर सोलवेंट। दूसरा, अपन हाई टेम्परेचर देकर के भी होमोलाइटिक क्लीवेज कर सकते हैं। थर्ड, अपन उसको गर्म कर दें, किसी भी कंपाउंड को अपन गर्म कर दें, या फिर फोटोकेमिकल रेडिएशन, प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो 100% वहां पे क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज। कुछ परिस्थितियां उनको छोड़ दीजिए, बाकी अपन ये कहें कि 100% जो कंडीशन होती है वो कौन सी जनरेट होती है वहां पे? होमोलाइटिक। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। जहां पे अपन
फोटोकेमिकल HNO काम में ले लेते हैं, वहाँ पे अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि जो रिएक्शन है वो कौन सी क्लीवेज के द्वारा कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा कंप्लीट होगी। इसके अलावा कोई पेरोक्साइड जो रिएजेंट हैं, पेरोक्साइड रिएजेंट, जो पेरोक्साइड रिएजेंट है वो भी होमोलाइटिक क्लीवेज शो करते हैं। तो अपने पास यदि अभिक्रिया नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंप्लीट हो रही है या हाई टेम्परेचर पर कंप्लीट हो रही है, गर्म किया जा रहा है या फोटोकेमिकल कंडीशन वहाँ पे प्रेजेंट है या कोई पेरोक्साइड रिएजेंट वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो सभी जो रिएक्शन है वो किसके द्वारा कंप्लीट होंगी, होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा। ठीक है, इन सभी के एग्जाम्पल भी अपन आगे देखेंगे कि गर्म करने पर कैसे हो रहा है, थर्मल कंडीशन कैसे जनरेट हो रही है, या इसके अलावा पेरोक्साइड जो रिएजेंट है वो किस प्रकार से यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज को शो करता है, उन सभी की अपन बात करेंगे। तो ये 4 परिस्थितियाँ यदि किसी रिएक्शन में कंप्लीट हो रही हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, हाई टेम्परेचर पर यदि कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, थर्मल और फोटोकेमिकल यानी गर्म किया जा रहा है या फोटोकेमिकल कंडीशन है तो भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, या किसी अभिक्रिया में कोई पेरोक्साइड काम में लिया जा रहा है तो वहाँ पे भी क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, तो एक बार लिख लीजिए होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में। इस प्रकार के विखंडन में इलेक्ट्रॉन के समान वितरण द्वारा फ्री रेडिकल बनते हैं। देखिए यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना वो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, मुक्त मूलक। यहाँ पे कोई आयन का निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक का निर्माण यहाँ पे होता है। और यदि मुक्त मूलक है तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, अयुग्मित है, और जिस भी स्पीशीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो होते हैं पैरामैग्नेटिक अर्थात अनुचुंबकीय। तो अपन ये कहें कि जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज का निर्माण होता है, अर्थात अनुचुंबकीय जो स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं, उनका निर्माण यहाँ पे होता है। तो ये जो मुक्त मूलक है वो उनका मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होता है, और प्रत्येक जो मुक्त मूलक है वो यहाँ पे जो अपने कैरेक्टर हैं वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, अर्थात अनुचुंबकीय होते हैं। इस प्रकार के विखंडन में इलेक्ट्रॉनों के समान वितरण द्वारा मुक्त मूलक बनते हैं। प्राप्त मुक्त मूलक अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, क्योंकि विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं या विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इनका पता ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एक टेक्निक होती है जिसकी बात MSc में की जाती है। ESR जो टेक्निक है उसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं अपने पास, नॉन पोलर सॉल्वेंट, हाई टेम्परेचर, थर्मल और फोटोकेमिकल, पेरोक्साइड रिएजेंट। ये तो हुई इसकी बात अपने जो होमोलाइटिक क्लीवेज है, यहाँ पे जनरेट हुआ फ्री रेडिकल। अब अपन बात करते हैं फ्री रेडिकल की। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें अपन फ्री रेडिकल की बात करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि वो किस प्रकार से स्टेबल होता है, कौन सा फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा, कौन सा फ्री रेडिकल लेस स्टेबल होगा, उन सभी की अपन बात करेंगे। ठीक है, ओके।